हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया हैं। अब तक हम अपने स्वर कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला में हम अयोगवाद देख चुके हैं। हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमने देखा था अंतस्थ का उच्चारण स्थान क्या होता है, और हमने देखा था ऊष्म का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। कल मेरी एक मैराथन थी उत्तराखंड में, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज करते हैं आगे की क्लास। आगे हम आ जाएंगे बेटा संयुक्त व्यंजन जो हैं उनके उच्चारण स्थान पे। जैसे हमने संयुक्त स्वर देखे थे, वो दो स्थानों से उच्चारित हो रहे थे। तो संयुक्त व्यंजन भी कैसे उच्चारित होते हैं, मैं बात करूं कितने संयुक्त व्यंजन है बेटा हमारे पास? संयुक्त व्यंजन है हमारे पास कितने कितने? 4। इनका फॉर्मेशन भी देखेंगे हम, कुछ है क्या? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो आप कहेंगे मैम 4 हैं वर्णमाला में। और ये कैसे बने हैं, इनकी बनावट भी देखेंगे। कितने हैं जी? 4 हैं वर्णमाला में जिन्हें स्थान मिला है। एक है श, श, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिए हैं। लेकिन आज तो हम इन्हें क्यों देख रहे हैं? आज तो हमें इनका क्या करना है, कोई हाँ समझ में आएगा। थोड़ा कम आएगा पर आएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, पहला क्लास है तो थोड़ा कम समझ में आएगा मतलब, लेकिन आएगा समझ में। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास ये 4 संयुक्ताक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान हम कैसे देखें? तो हमने क्या देखा था? आवाज स्लो आ रही है? थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू सभी को। चलिए, तो आप बोलेंगे मैम ये शा कैसे बना है? आप बोलेंगे का से बना है और एक बना है श से। का और शा मिलके ये शा बना। हम बोलेंगे त्रा, त और रा मिलकर इसका ये बना है। हम कहेंगे ज्ञा किससे बना है? जा धन अया से बना है ज्ञा। और हम बोलेंगे श्रा किससे बना है? तो हम बोलेंगे शा धन रा से बना है श्रा। तो हम कहेंगे कि ये जो शा क्षत्रिय है इसका उच्चारण स्थान क्या है? हम कहेंगे ये जो शा क्षत्रिय है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है, का उच्चारण स्थान होता है जी कंठ, बिल्कुल। और शा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ मूर्धा। क्या है बेटा? क्या है बेटा? हम कहेंगे शा का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा है। क्या है जी? कंठ, कंठ मूर्धा है, कंठ मूर्धा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता था दादा दंत है। और रा का उच्चारण स्थान क्या है बेटा? मूर्धा है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या बनेगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या बनेगा? नहीं, संयुक्त और अंतस्थ अलग है। अंतस्थ तो यारा लावा थे ना, संयुक्त तो अलग है ना। शात्रा ज्ञाश्रा बताओ। कल मैं मैराथन ले रही थी बेटा। हाँ, चैप्टर वाइज जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मान लीजिए कल कंप्लीट हो रहा होगा, तो कल मैं इसमें एमसीक्यू लगवा दूंगी। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होते ही, है ना? चैप्टर कंप्लीट होते ही। हाँ जी, क्लियर? हाँ, व्यंजन 39 है। मैंने हरियाणा पुलिस की बैच में पढ़ा था, बिल्कुल 39 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे 25 स्पर्शी, लेकिन अब एक बढ़ गया है। एक बढ़ा कौन सा है सीमा? विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया है, इसलिए वो 40 हो गए हैं। इसलिए अब 40 हो गए हैं। ठीक है ना मैम? तालु होगा किसका? मूर्धा होता है इसका। तालु तो या और शा का होता है। जो पहली क्लास ले रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा। ता का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो ये दंत मूर्धा हो जाएगा, क्योंकि मैं इनके उच्चारण स्थान परसों करा चुकी हूं। देखो बेटा, जिसने सैटरडे की क्लास नहीं ली, जिसने सैटरडे की क्लास नहीं ली उसको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि वर्णमाला ना क्रम से पढ़ी जाती है। हाँ, डेमो क्लास के नोट्स
दंत मूर्धा। अगर मैं बात करूंगी जा और अय्या की, अब बेटा क्या हुआ है, इसका उच्चारण स्थान ज्या नहीं होता, इसका उच्चारण स्थान होता है ज्ञा। क्या? ज्ञा, है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ज्ञा हो जाता है बेटा। अब जब ज्ञा होता है, अगर हम ग को देखेंगे तो ग कंठ से बोला जाता है या तालु से, तो वैसे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु, ज्ञा बोलते हैं हम, ज्ञा 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 ज्ञा। तो कंठ से शुरू होकर तालु पर खत्म होगा, क्योंकि या का उच्चारण स्थान तालु है, तो कंठ तालु हो गया। ठीक है ना। हाँ, मैं जा रही हूँ डेमो 1 से क्लास करने पर, तभी शुरू समझ आएगा। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है। जो क्रम होता है उस क्रम को फॉलो कीजिएगा। चलिए, अब हम कहेंगे, अगर हम इसको इस तौर पे देखें तो जा तो होता है क्या? जा का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा? तो हम कहेंगे जा बोला जाता है तालु से, जा तालु से, और अय्या ये भी तालु से। तो अगर हम ज्या कहते हैं इसको, हम बोलते हैं ज्या ज ज ज, तो इसका उच्चारण स्थान तालु ही हो जाता। अब 2 बार तालु थोड़ी लगेगा, तालु ही होता। लेकिन इसका उच्चारण तालु ना रहकर ये हो चुका है, क्या हो चुका है? कंठ तालु हो चुका है, क्योंकि हम इसे ज्ञ पढ़ने लगे हैं। क्या पढ़ने लगे हैं? ज्ञ पढ़ने लगे हैं। अरे थैंक यू सो मच जी। शा क्या है उच्चारण स्थान? तो हम कहेंगे मैम, शा उच्चारण स्थान है, शा का उच्चारण स्थान तालु होता है, और रा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ये कैसे बना है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु मूर्धा है, तालु मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है ना। तालु मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है। उसके बाद में जो भी स्वर आप इसमें लगाएंगे उसका उच्चारण और जुड़ जाएगा। ये हो गया संयुक्ताक्षर का उच्चारण स्थान। अब मैं आती हूँ, ये बनावट भी देख लिया आपने कि ये बने कैसे कैसे हैं। आपने देखा ये का और शा से बना है, ये ता और रा से बना है, ये जा और अय्या से बना है, ये शा और रा से बना है। ठीक है, ये शा और रा से बना है। अब आते हैं बेटा, हमारी वर्णमाला में 2 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है? 2 हैं। मैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे पढ़ूं कि मैं इसी में सेलेक्ट हो जाऊं। पढ़ते रहो। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है, गुड डे, आप आवाज तेज करिए ना बेटा। वैसे मैं धीरे तो बोलती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं और कोशिश करती हूँ। वॉइस स्लो जिसको भी आ रही है, 1 सेकेंड बताओ। अभी मैंने इसको माइक को थोड़ा ऊपर कर लिया है, मुझे लगता है अब आवाज आपको थोड़ी ठीक आ रही होगी, है ना। सिलेबस की वीडियो नहीं मिली, आप देखना बिहार पुलिस कांस्टेबल के जहां डेमो की प्लेलिस्ट में जाना बेटा, डेमो दिखाई देंगे, जाबाज बैच और पराक्रम बैच की, उसी में आपको कहीं पे आप उसको स्क्रॉल करना, वहां आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। सीमा ठीक है? ठीक है, ठीक है, बताइए। अभी ठीक आ रही होगी, अभी ठीक आ रही होगी, है ना। मैम साउंड ज्यादा कीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो धीरे नहीं बोलती। एक बार रुकिए, मैं बुलाती हूँ एक बार। साउंड वैसे कम तो नहीं होना चाहिए, मैं तो काफी तेज बोलती हूँ। चलो देखो, अब आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? देखो, उत्क्षिप्त का पहले तो अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उछाला हुआ। हाँ विवेक, देखना आवाज कम बता रहे हैं बच्चे, साउंड बढ़ा दीजिए बोल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे रख के बोल रही हूँ, फिर भी मैंने तो फिर माइक पकड़ लिया हाथ में, फिर भी कम ही बता रहे हैं। देखना कम आ रही है ना। हाँ जी कम आ रही है, मुझे भी, मैंने देख लिया कम आ रही है। अभी बढ़वाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़ गई होगी, देख लो। बढ़ गई आवाज? बताइए। तो बेटा टा वर्ग में 2 व्यंजन थे, एक था डा, एक था ढा। ठीक है, एक था दा और एक था ढा, डा ढा। अब इन डा ढा के साथ में क्या कहते हैं बेटा? इन डा ढा को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये डा ढा की तरह प्रयोग होते हैं, डा से डलिया, डा से डमरू, है ना, है ना। और दूसरे ये कैसे प्रयोग होते हैं? तो बेटा इनमें ना क्या लगता है, इनमें क्या लगता है, इनमें क्या लगता है, इनमें लगता है एक चिन्ह। ये हो गई बिंदी, ये एक बिंदी लग जाती।
इस बिंदी को कहते हैं बेटा ताड़न जात चिन्ह। क्या कहते हैं? इस बिंदी को कहते हैं बेटा ताड़न जात चिन्ह। क्या कहते हैं? ताड़न जात चिन्ह। चिन्ह क्या कहते हैं? ताड़न जात चिन्ह। इस बिंदी को हम क्या कहते हैं गुड्डे? ताड़न जात चिन्ह। अब भी उतनी ही है, अब भी तो सब सही बता रहे हैं, है ना? हाँ डेमो देखो, बिल्कुल डेमो देखो। क्लियर? आप क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं ताड़न जात चिन्ह। दोनों जगह जो लिखा हुआ है, इसे बनते ही ये डा और ढा, ड़ा और अढ़ा बन जाते हैं। तो आप बोलेगे ड़ा 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 ड़ा, तो आपकी टंग पीछे जाएगी, फिर एकदम से उछल के आगे आएगी। ऐसे ही आप बोलेंगे अढ़ा अढ़ा अढ़ा। समझा के पढ़ाइए। अच्छा मतलब अभी समझाया नहीं? अभी समझाया नहीं गुड्डे? देखना जरा, अभी समझाया नहीं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो ताड़नजात व्यंजन होते हैं, जिस भी बच्चे ने जो बिना डेमो देखे, जो पुरानी क्लास 3 देखे बिना यहां आया होगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा। बताओ, अब 53 हो चुकी है, स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल संख्या 53 हो चुकी है अब, क्योंकि एक क्या है, नया विशिष्ट व्यंजन जुड़ चुका है। जिसका पहला क्लास है उसको बेटा नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मैं जानती हूं। इसीलिए इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, बता दिया। तो ये जो ताड़नजात चिन्ह लगते ही ये क्या बन जाते हैं बेटा? उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की खासियत क्या है कि जीवा इनके उच्चारण में मैंने पहले बता देती तो आप कहते मैम हमें डेफिनेशन समझ में नहीं आती। इनके उच्चारण में जीवा उछाल लेती है। जीवा में उछाल होता है। जीवा में उछाल होता है। जीवा में उछाल होता है और ये आगे लगती है आंखें। एक बार बोल के देखना, अड़ा और अढ़ा, अड़ा अढ़ा, बताइएगा, है ना? बताओ तो कैसन हुआ? देखो 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 भाई, भैया और बहनों, भाई और बहन, बहन, देखो समझो। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? ताड़न जात चिन्ह का मतलब होता है ये जो नीचे बिंदी लगी है, इसे हम ताड़न जात चिन्ह कहते हैं, ये इसका नाम है ना? मैम पिछला क्लास करूंगा तो लाइव कैसे पकड़ूंगा बेटा? वो आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, डबल स्पीड लेके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा, वरना पिछड़ जाओगे। एक दो दिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइम एक एक दो घंटे का निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? परेशान मत हो, परेशान मत हो। मैं आपसे एक वादा करके जाती हूँ, देखो हम आपसे एक वादा कर सकते हैं, जिस दिन तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा उस दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा 4 बार समझाऊंगी, 4 बार समझाऊंगी। जो भी बच्चे कह रहे हैं मैम इसमें कुछ समझ में नहीं आया, बेटा बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं खुद जानती हूं बिल्कुल नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी। जब हम पहली 3 क्लासेस देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनका उच्चारण स्थान कैसे लगता है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। हम कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए, ताड़नजात चिन्ह लग गया। इनकी एक विशेषता है बेटा, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन कभी स्वर रहित नहीं होते। व्यंजन कभी स्वर रहित नहीं होते। और अब हम बताएंगे, जो एक बच्चे ने पूछा था, हल चिन्ह क्या होगा? रहित नहीं होते, नहीं होते। उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी क्या नहीं होते? स्वर रहित नहीं होते, अर्थात आधे नहीं होते, अर्थात अधूरे नहीं होते, आधे नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना आधा का बनाओ, इस तरह से मैं लिखवा रही हूं, आधे नहीं होते। पूछो क्यों? अरे जब ये आया है तो कुछ ना कुछ हमें जवाब, हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। मैम आधे क्यों नहीं होते? मैम आधे क्यों नहीं होते? हम कहते हैं का पे हलंत लग सकता है, खा पर हलंत लग सकता है ना? हम कह सकते हैं टा पर हलंत लग सकता है, डा पर हलंत लग सकता है, ढा पर हलंत लग सकता है। इन पर ये आधे क्यों नहीं हो सकते?
सवाल मन में उत्पन्न होना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि मन में सवाल उत्पन्न हो। शिकायत से ज्यादा सवाल करने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। ये हमेशा याद रखना। किस किस के मन में आया क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैम साथ साथ नोट बनाना भी पॉसिबल है। मैं तो धीमे ही लिखती हूँ बेटा, मैं धीरे ही पढ़ाती हूँ। मेरी क्लास के साथ आप बना सकते हो, मेरी क्लास के साथ आप बना सकते हो। बाकी और क्लासेस के साथ तो शायद ना बना पाओ, क्योंकि मैं ज्यादा धीरे पढ़ा देती हूँ, मुझे पता है। बताओ, आया? समझ में आया क्यों होते हैं? अब मैं बता देती हूँ। आपने देखा होगा ताड़न जात चिन्ह लगा है। क्या लगा है? ताड़न जात चिन्ह लगा है। हिंदी में किसी भी वर्ण के नीचे एक से अधिक चिन्ह नहीं लगता है। मैंने क्या बोला? नहीं, इसमें हाँ, आधे पहले ही है। नहीं, मैं बता रही हूं, ये हो सकते हैं आधे, ये नहीं हो सकते। कभी स्वर रहित नहीं रहते, मतलब कभी भी आधे नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बताती हूँ बेटा। जो हिंदी में ये चिन्ह है ना, किसी भी वर्ण के नीचे, मैंने जैसे का के नीचे ये लगा दिया, तो फिर मैं दूसरा चिन्ह नहीं लगा सकती। हिंदी में लिखना नोट बनाकर, क्यों नहीं होते इसका नोट। हिंदी में एक है वो एक इसका अपवाद आएगा, मैं बता दूंगी। हिंदी में किसी एक वर्ण के नीचे, किसी एक वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे दो चिन्ह नहीं लग सकते। दो चिन्ह नहीं लग सकते, चिन्ह नहीं लग सकते, लग सकते। अब इसका क्या मतलब हुआ? सकते। और आप कहेंगे वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए, रहित दिखाने के लिए, दिखाने के लिए हमें हल चिन्ह, या जिसे हम कह सकते हैं हल चिन्ह या हलंत लगाना पड़ता है। हलंत लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, पड़ता है। हम कोई भी व्यंजन को जब आधा दिखाएंगे तो हमें आधा दिखाने के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहेंगे हमें क्या लगाना पड़ता है? हल चिन्ह लगाना पड़ता है। अब अगर हम उत्क्षिप्त में हल चिन्ह लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जो कि हिंदी में पॉसिबल नहीं है, जो कि हिंदी में पॉसिबल नहीं है। मैम आपने जो पढ़ाया, हाँ, मैं हर टॉपिक कंप्लीट होते ही उसका टेस्ट आपको लगा दूंगी। बस बताओ, ये नहीं लग सकता, ये मान्य नहीं है। हल चिन्ह क्या होता है? तो हम कहेंगे हल चिन्ह। अब आप देख लो, जो हल चिन्ह मैंने आपसे कहा था, मैं आपको सब बताऊंगी मौका आने पर। हल चिन्ह और हलंत, ये क्या होता है? हलंत होता है, मान लो ये कोई व्यंजन है गोल सा, इसके नीचे ये हम लगा देते हैं। बल्कि आप ऐसे नहीं समझोगे, हम यहाँ का को उदाहरण लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। इसे हम हलंत कहते हैं। इसका अर्थ है, ये हलंत का अर्थ क्या है? हलंत का अर्थ है व्यंजन, व्यंजन स्वर रहित है। अब स्वर रहित है, स्वर रहित है। अब स्वर में तो हलंत लगता नहीं, स्वर थोड़ी ना अधूरे होते हैं, स्वर कभी अधूरे होते ही नहीं है, तो ये व्यंजनों में ही लगता है। इसीलिए मैंने व्यंजन को बताया। स्वर तो अधूरा होता ही नहीं, स्वर तो कभी अधूरा होता ही नहीं। तो बता दिया कि हिंदी में वैयाकरणों का कहना है, हमारे हिंदी के जो विद्वान ज्ञाता हैं उनका कहना है कि हिंदी में कभी भी किसी वर्ण के नीचे दो चिन्ह नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? दो चिन्ह नहीं लग सकते। ठीक, बताएं। मैं आपसे एक बात की प्रॉमिस करती हूँ, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरा दिल सच में बहुत खुश हो रहा है। दीदी आपके एफर्ट्स को, दीदी हिंदी में कितना नंबर पूछता है? 10 नंबर, है ना। और उसमें एसआई में ज़्यादा है, पर वहाँ क्वालिफाइंग है। मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, मैम आपने जो पढ़ाया टेस्ट लगवा दीजिएगा, मस्त आए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर आपने मुझसे 1 महीने लगातार, मतलब 1 हफ्ते भी लगातार पढ़ लिया ना, 7 क्लासेस ले ली, तो
आपको ये महसूस हो जाएगा अपने आप में कि हाँ दीदी जो पढ़ाएंगी उससे बाहर तो पेपर नहीं आएगा, और आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे। हाँ जी निक्की, आपका कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है, हम जाने नहीं देंगे, ये वादा है। तो हम उत्क्षिप्त समझ गए, हमने यहां हलचिन्ह समझा। अब आया एक नया व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में आया कब? 20 अगस्त 2024, 20 या 22, इसलिए मैं अभी इसको अगस्त लिखवा देती हूँ बेटा। देखो भाषा परिवर्तनशील है, आपने हमेशा सुना होगा, भाषा की एक खासियत है, संसार की कोई भी भाषा परिवर्तनशील है। पहले संस्कृत थी, अगर ये परिवर्तनशील नहीं होती तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट और अभट्ट से हिंदी कैसे बनती? नहीं बन पाती, नहीं बन पाती। तो हमें पता चल गया कि भाषा परिवर्तनशील है। अरे ज्यादा नहीं तो एक करंट का एग्जांपल दे दें। पहले होता था देवियों और सज्जनों, फिर हुआ हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, और अब हो गया है हेलो गाइज। ये तो हमारे सामने ही हो गया, देवियों और सज्जनों से, महोदय महोदया से, फिर हुआ गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या हो गया? हेलो गाइज, हेलो गाइज हो गया। एक सेकेंड अभी बताऊंगी क्या हो गया, हेलो गाइज हो गया। तो परिवर्तन आया है ना जी, बोलो ना, परिवर्तन आया है ना, तो परिवर्तन आया। और जब परिवर्तन आया तो हमारी हिंदी में भी कुछ नया जुड़ा। क्या? परिवर्तन तो आता है, समय लगता है। तो हिंदी में कब? अगस्त 2024, अगस्त 2024 में, 2024 में क्या हुआ? हिंदी को मिला क्या? एक विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट क्यों कहा गया इसे? विशिष्ट व्यंजन, व्यंजन, क्योंकि ये हिंदी की विशिष्ट भाषा मारवाड़ी में प्रयोग होता है। हिंदी की उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की एक भाषा है, क्या उपभाषा है? आप बोलेंगे मैम, उसे हम कहते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो तब उस मारवाड़ी के लिए हमें मिला है एक विशिष्ट व्यंजन, इसका उच्चारण अल की तरह होता है। क्या होता है? अल, या इसे हम अड़ भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलने वाले जो ला को अड़ा बोलते हैं, बहुत जगह देखा होगा आपने, ला को रा को अड़ा बोला जाता है, वहां अड़ा अड़ बोल देते हैं इसे। ठीक है, मैं कर दूंगी सीमा, ठीक है, मैं कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी क्लास के बाद आफ्टर। ठीक, तो ये हो गए हमारे 53 व्यंजन। अब अल, 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 जब भी हम अल बोलेंगे तो इसका उच्चारण अभी तक इसका उच्चारण बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, बहुत क्लियर नहीं हो पाया, अल की तरह बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक आ गए। अब आते हैं हमने देख लिए स्वरों के, हमने देख लिए व्यंजनों के उच्चारण स्थान, हमने सभी व्यंजनों के। अच्छा मैम, इनके उच्चारण स्थान क्या होंगे? तो जो टा वर्ग का उच्चारण स्थान है, इनका भी उच्चारण स्थान वही होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। कोमल कह रही है मैम आपने जितना पढ़ाया, मैंने यूपी पुलिस का मॉक लगाया, मुझे उसमें क्वेश्चन आए, मेरे से बन गए क्वेश्चन। अरे धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहां हो गया, आगे आते हैं, नई चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? जब हम वर्ण बोल रहे होते हैं बेटा, तो हमारे मुख में क्या होता है? कुछ कंपन होता है। हमारे मुख में कुछ कंपन होता है, और कुछ वर्णों के बोलते हुए मुख में कंपन नहीं होता है। अब मुख में कंपन क्यों होता है? मुख में होती हैं स्वर तंत्रियां। हमारे मुख से आवाज कैसे आ रही है बेटा? हमारे मुंह से आवाज कैसे आ पा रही है? हमारे हाथ से तो आवाज नहीं आ रही। हमारे हाथ से आवाज आ रही है? नहीं। पैर हिला के देखो, आवाज आ रही है? नहीं। कान हिला के देखना, आवाज आ रही है? नहीं। मुख से आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मुख में स्थित हैं स्वर तंत्रियां। मुख में मतलब ये जो ग्रीवा वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक का, यहां क्या स्थित है? तो आप कहेंगे स्वर तंत्रियां स्थित हैं, स्वर तंत्रियां स्थित हैं। तो हमारे मुख में क्या होता है? हमारे मुख में कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं, और उन स्वर तंत्रियों में होता है कंपन, और उस कंपन को प्योर हिंदी में हम बोलते हैं घोष। तो आप कहेंगे स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन या घोष, घोष या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन होते हैं। आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
बताओ। स्वर तंत्रियों में घोष और कंपन के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दीदी जी बता दीजिए। बिहार एसएससी कंप्लीट हो जाएगा, ये हिंदी कंप्लीट होने दो, तुम कोई भी एग्जाम लगा लेना जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं। अच्छा, मैं आपसे एक गारंटी देती हूँ, आपको परसों तक वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो पाएगी। हाँ, कल भी हो सकती है, कल तक वर्णमाला कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। अगला टॉपिक संज्ञा शुरू करेंगे परसों से। कल वर्णमाला जब खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने नोट्स उठाना, और उसके बाद आप कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें वर्णमाला का क्वेश्चन आया हो उठा के लगा लेना, ठीक है? बस इससे बड़ी बात मैं आपसे नहीं कहूंगी। कल ये वर्णमाला कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में, पहले नहीं, अभी मत लगाने लगना, आज ही पता चले मैम अभी तो एक क्लास रह गई है। इसके बाद आप क्या करना, कोई भी एग्जाम, बिहार का हो, सेंट्रल हो, यूपी का हो, आप वर्णमाला के क्वेश्चन लगा कर देख लेना। आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपसे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हो तो आप मुझे बता देना, मैं पढ़ाने का तरीका बदल दूंगी। कितने प्रकार के होते हैं स्वर तंत्रियों में घोष के आधार पे? अब देखो मैम तुम्हारी ऐसी छोटी गलतियां कर देती हैं, यहां में लगाना भूल गई, यहां में लगाना भूल गई, ये माइनर मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो इसको आप माफ कर सकते हो। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं आघोष और एक होते हैं बेटा सघोष। एक होते हैं अघोष और एक होते हैं अघोष वर्ण, और एक होते हैं बेटा सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। अब आ और सा उपसर्ग आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूं आपको। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे। एक होते हैं अघोष वर्ण और एक होते हैं सघोष वर्ण। कंपन जान गए आप? कंपन का अर्थ होता है घोष। कंपन का अर्थ क्या होता है जी? कंपन का अर्थ ही तो होता है मैम घोष। तो जब आ उपसर्ग लगता है तो आ किसका बोध कराता है बेटा? ना का बोध कराता है। आ किसका बोध कराता है? ना का बोध कराता है। वही टॉपिक है भाई जी। किसका? आप कहेंगे मैम अल्पप्राण महाप्राण में बता दूंगी, मैं ऐसा शब्द बता दूंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। घोष मतलब कंपन, घोष। अच्छा, घोषणा करते हैं, कहते घोषणा हो रही है तो आवाज दूर तक जाती है ना, हेलो 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 हेलो, ऐसे जाती है ना। ऐसे याद करो, कोई घोषणा करते हैं तो माइक पे आवाज आती है हेलो 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 हेलो, तो घोषणा ऐसे हो गई। तो घोष का मतलब हो गया कंपन। आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे, वेरी गुड। इन्हें हम कैसे दिखाएंगे? सभी स्वर, जितने भी स्वर से शुरू करेंगे तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं बेटा? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं गुड्डे? सघोष होते हैं, ठीक है। व्यंजनों में हम देखेंगे तो वर्गीय की बात करेंगे। वर्गीय प्रथम और द्वितीय, वर्गीय प्रथम और द्वितीय। प्रथम द्वितीय क्या होते हैं बेटा? प्रथम द्वितीय क्या होते हैं? तो आप बोलोगे मैम ये होते हैं क्या? ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं अघोष, क्योंकि अघोष की तरफ लिखे हैं, अघोष की तरफ लिखे हैं। और वहीं मैं देखूंगी वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम, वर्गीय तृतीय। अभी मैं आपको डायग्राम में भी बना के दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है मैंने यहां लिखवा दिया तो आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। वर्गीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? आप बोलेंगे सघोष कहलाते हैं। अब मैं यहां पर एक बार यहां लिख दूं, कहीं तुम भूल जाओ। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं गुड्डे, मैंने बोल दिया पर मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, मुझे लगता है लिखवा देती हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, तुम लिख लेना अपनी कॉपी में एक साइड में। ऐसा नहीं कि मैम हम कैसे करेंगे, हमारी तो छूटा नहीं, आराम से कर लेना, ठीक है। स्वर रहित का मतलब क्या होता है? जिसमें छोटा अ जुड़ा हुआ नहीं होता, छोटी ई जुड़ी हुई नहीं होती, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, उच्चारित नहीं कर पाते हैं, वो वाले होते स्वर रहित। जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में, मुख में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता?
स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, में कंपन नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे वर्गीय प्रथम और द्वितीय, इन्हें भी मैं नीचे करके इधर भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाती हूँ। मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन पे भरोसा करती नहीं हूँ। मुझे लगता है बच्चे को समझ में आना चाहिए। इनकी डेफिनेशन कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सघोष की और अघोष की डेफिनेशन बताओ? नहीं पूछेगा, बस आपसे वर्ण पूछे जाएंगे। फिर भी हम लिखवा देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में मुख में कंपन या घोष होता है। कंपन मुख में या स्वर तंत्रियों में, मुख में तो यहाँ अंदर लिख लेना, स्वर तंत्रियों में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है, होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है ना? बताइए। अब आ जाते हैं, हमने वर्गीय तो बांट लिए, जितने भी अंतस्थ होते हैं बेटा, सारे के सारे अंतस्थ सघोष हैं। सारे के सारे अंतस्थ क्या हैं? अंतस्थ सघोष हैं। सभी अंतस्थ क्या हैं? सघोष हैं। सभी अंतस्थ क्या हैं? सघोष हैं। और बेटा एकमात्र ऊष्म जो सघोष है वो कौन सा है? वो हा है। एकमात्र ऊष्म जो सघोष है वो हा है। और यहाँ शा, चा और सा ये ऊष्म होते हैं। ये भी क्या होते हैं बेटा? अघोष होते हैं। इन्हें बोलते हुए भी मुख से गर्म, जिन्हें बोलते हुए मुख से गर्म हवा आती है, इन्हें बोलते हुए मुख से कंपन नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हम बोलते हैं हा तो स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। हम बोलते हैं शा, 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 सा, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। हम बोलेंगे या तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। आप बोल के देख लीजिएगा। मैम इसको है ना आप हमें डायग्राम में बता दो, क्योंकि ये डायग्राम में बहुत अच्छा समझ में आता है। ये हर बच्चे को डायग्राम में बहुत अच्छा समझ में आता है। मैं कहूंगी ठीक है। देखो, हमने कहा सभी स्वर, तो जो सभी है उसमें तो बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आएगा शिवानी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको ना, अभी आएगा समझ में। सभी स्वर सघोष हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं। गुड्डे बताओ, सभी स्वर सघोष हैं तो स्वर लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा। घोष और सघोष एक ही है, घोष और सघोष एक ही है। घोष अलग से कुछ नहीं होता। घोष बराबर सघोष, घोष ही सघोष ही घोष है। लो, घोष है ना? ये बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। सघोष ही घोष है, कुछ अलग नहीं है। चलिए अभी मैं बताती हूँ, आपको सब समझ में आएगा। तुम मुझ बस 1 मिनट का समय दो। क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो च, छ, ज, झा और अया, ठीक। त, थ, ड, ढ। मुझे तुम लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी, बिहार वाले बच्चों की पेशेंस है बच्चों में। जब मैं कहती हूँ 1 मिनट रुक जाओ ना, तो बच्चा पढ़ने के लिए 1 मिनट रुकने के लिए तैयार रहता है। ये गुण हर बच्चे में नहीं होता, ये आप में है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी आएगा ना समझ में? अणा, ता, था, दा, धा, ना और पा, पा, बा, भा, मा। ये हो गए हमारे वर्गीय, ये हो गए बेटा हमारे वर्गीय व्यंजन। आप बोलोगे मैम बिल्कुल हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे या, रा, ला, वा, ये हो गए हमारे अंतस्थ। और शा, शा, सा और हा, ये हो गए हमारे कौन से? ऊष्म व्यंजन। हमें क्या देखना है कि कौन से वर्ण हैं, कौन से वर्ण हैं, कौन से व्यंजन है। क्योंकि स्वर तो सारे हमने बता दिए कि सभी स्वर अघोष, सॉरी सघोष है, सभी स्वर सघोष हैं। इनमें क्या होगा? तो मैंने बोला वर्गीय प्रथम और द्वितीय, पहले का और खा से लेकर ये सारे, ये सारे, ये पूरा जो मैंने थैला बनाया है ना, ये पूरा थैला
वर्गीय प्रथम और द्वितीय किसमें आते हैं बेटा? अघोष में आते हैं। इन्हें बोलते हुए मुख में क्या नहीं होता? कंपन नहीं होता। ये क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। इन्हें बोलते हुए मुख में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होता? मुख में कंपन नहीं होता। एक थैला और बना देते हैं, एक थैला और बनाते हैं। ये वाला थैला हमारा थोड़ा सा खराब सा हो गया, हम बढ़िया सा एक बढ़िया सा बॉक्स और बनाते हैं। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है? वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम है। इसे हटा देती हूँ, बढ़िया सा बना दूंगी मैं, टेंशन मत, है ना, टेंशन मत लेना, बढ़िया बना देंगे। बताओ, जो ये वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम है, इन्हें बोलते हुए मुख में क्या होता है? घोष होता है। तो ये क्या है? मतलब कंपन होता है। तो ये क्या है? सघोष या घोष, दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है। बताओ, समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? अब आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है। नूरुल जी, आप अपने आप ही खुद देख लीजिएगा। मैं आपसे कहूं मैम, और क्या होगा? मैं आपसे क्या कहूं? मैंने आपसे बड़े सीधे शब्दों में एक बात कही, ये क्या है? सघोष है। मैंने आपसे बड़े सीधे एक बात कही है, अभी तो मैंने ऐसा कुछ समझाया नहीं है गुड्डे जो समझ में आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो। ये अघोष है। मैंने आपसे एक बात कही कि जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, रुको अब आएगा समझ में, फेस टू फेस। जब हम कुछ वर्ण बोलते हैं बेटा, तो हमारे मुख में कुछ स्वर तंत्रियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। सुनो ना, सुनो, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, हमारे गले में जो स्वर तंत्रियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। स्वर तंत्रियां गले में, हाथ पैरों में तो है नहीं, इसीलिए गले से आवाज आती है। मुख में जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाती हैं, समझ गए? तो जब हम कुछ भी बोल रहे होते हैं तो स्वर तंत्रियां एक्टिव होती हैं। अब उन स्वर तंत्रियों के एक्टिव होते हुए या तो मुख में कोई कंपन जैसा, कंपन का अर्थ होता है हल्का हिलना, थोड़ा सा घर्षण होना, हल्का हिलना, तो या तो मुख में कंपन होता है या तो मुख में कंपन नहीं होता है। दो ही चीजें हैं, या तो मुख में कंपन होता है या नहीं होता है, दो चीजें हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे अघोष में क्या लगा है? आ उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? आ लगा है। आ अर्थ किसका देता है? ना का देता है, मतलब कंपन नहीं होगा। यहां क्या लगा है बेटा? यहां लगा है सा उपसर्ग। सा किसका बोध देता है? सा सहित का बोध देता है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख में कंपन होता है वो सघोष, जिनके मुख में उच्चारण नहीं होता है वो अघोष। बताओ, अघोष। नूरुल जी, यहाँ पे लगभग 1000 बच्चे हैं लाइव, और एकमात्र आप बोले हैं ये, बाकी और कोई नहीं बोला। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे, बस टॉपिक कंप्लीट होने दो, आप कर लोगे, आप कर लोगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन करना भी मैं सिखा दूंगी तुम्हें, क्वेश्चन करना भी मैं सिखा दूंगी। मुख से निकलने वाली आवाज सघोष कहलाती नहीं भाई, आवाज सघोष थोड़ी होती है, आवाज सघोष थोड़ी होती है। घोष तो क्या है? मुख में होने वाला कंपन। अब इसको ध्यान कैसे करेंगे? अब इसको ध्यान करेंगे कैसे? तो वे वर्ण जैसे वर्गीय ये हैं, वर्गीय 25 हैं, तो वर्गीय प्रथम द्वितीय क्या है? अघोष है। वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम क्या है? सघोष है। सभी अंतस्थ सघोष है, साथ में हा भी सघोष है। सभी ऊष्म क्या है? अघोष है, सिवाय किसके? हा के। ठीक है, सिवाय हा के। क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया? और जिसे भी अभी समझ में नहीं आया है, मुझे सच में बताओ, एक बार प्रॉमिस करके बताना कि मैम हमने पहली क्लासेस कर ली हैं, मैम हमने पहली क्लासेस कर ली हैं। जिसे समझ में अभी भी नहीं आया है वो बस एक बार ये बोल दो कि मैम सच्ची में हम पहली क्लासेस करके आए हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? फिर से बता दूं एक बार, ये रिवीजन कैसे करें? मैंने आपसे अभी बोला है कि टॉपिक कंप्लीट होते हुए, टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगी। मैं फिर बताती हूं, घोष का अर्थ होता है मुख में कंपन होना।
मुख में मतलब मुख में जो स्वर तंत्रियां हैं उनको एक्टिव होना, समझ गए? तो कुछ तो वर्ण वो होंगे जिन्हें बोलते हुए मुख में कंपन होता है, कुछ वो होंगे जिन्हें बोलते हुए मुख में कंपन नहीं होता। जाबिर जी अब सुनिए, अरे इसे हटा दो, लो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं कि वर्ण ऐसे होंगे, एक होंगे जिनमें कंपन होगा और एक होंगे जिसमें कंपन नहीं होगा, बस इतना बता दो। क्या ये समझ में नहीं आया? कंपन नहीं होगा, होगा। मुख में हमारे क्या होती हैं? स्वर तंत्रियां होती हैं, कुछ नसें होती हैं, बस। और कितना सीधे बताऊं? मुख में हमारे कुछ नसें होती हैं। हाँ जी, थैंक यू दुर्गा जी। बताओ, मुख में हमारे कुछ तंत्रियां होती हैं। तंत्रियां क्या होती हैं? नसें, मांसपेशियां होती हैं हमारे। बताओ बताओ, हमारे मुख में क्या होती हैं? नसें होती हैं, उनमें या तो कंपन होता है या तो कंपन नहीं होता है। क्या ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं? एक बात बताओ, क्या ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ अभी नूरुल जी से, मुझे नूरुल और जाबिर से मुझे ये जवाब चाहिए। क्या ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे? सोनू आप भी बताओ, क्या ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं? या तो कंपन होगा या कंपन नहीं होगा, दो ही बातें हैं। दो ही बातें हैं, या तो मुख में कंपन होगा या नहीं होगा, या तो कंपन होगा या नहीं होगा। बताना, जिसे समझ में आ गया वो दिल बना के भेज दो। बताओ, यही दो बातें हैं ना? क्वेश्चन, ओ मैम ये समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से? क्वेश्चन देखना है, ऐसे करके आ जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? वर्ण अघोष नहीं है, नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन देखना था नूरुल, अरे बता देते तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा। मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके देखो, ए बी सी डी ऐसे करके दे देगा आपको। एक तो दे देगा खा, एक तो आपको दे देगा था, एक तो दे देगा आपको, एक तो आपको दे देगा घा, एक तो आपको दे देगा घ, और एक तो आपको दे देगा चा। ये चार ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा वर्ण अघोष नहीं है। आपका तो नहीं आएगा, फिर इससे ज्यादा तो फिर मैं अब क्या बताऊं? हम मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं? दो ही लाइनें बताइए, या तो कंपन होगा या नहीं होगा, या तो कंपन होगा या नहीं होगा। प्रियंका फिर भी बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे इनमें से क्या होगा? तो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि प्रथम दो अघोष होते हैं। तो खा तो अघोष है ना जी? है। प्रथम दो अघोष होते हैं। ता था दूसरा भी अघोष है, मैं कहूंगी हाँ जी अघोष है। का खा गा घा, अरे घा तो सघोष में आ गया, तो घा ही अघोष नहीं है, यही हमारा जवाब बन जाएगा। क्या चा अघोष है? चा तो पहले पे ही आता है, ये भी अघोष है। ये आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज इसीलिए डेमो से एक दिन पहले कराई थी। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा आएगा? सी आएगा। तो नूरुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको वर्णमाला के क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होते ही कल या परसों जब भी होगा तो मैं आपको वर्णमाला की पीवाईक्यू सारे दिखा दूंगी। ठीक है, तो कुछ वर्णों को बोलते हुए अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? वेरी गुड, अभी आ गया समझ में? हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, वो प्रैक्टिस से आएगा कोमल। मैं खूब सारी प्रैक्टिस कर दूंगी। अब ये कंपन वाला हिसाब समझ गए? घोष तो बस इतना याद कर लो भैया। देखो वर्ण होते हैं दो प्रकार के, कुछ को बोलते हो मुख में कंपन होता है, कुछ को बोलते हो मुख में कंपन नहीं होता। इतनी तो सरल सी बात है, इतनी तो सरल सी बात है, इतनी सो सरल सी बात है। ठीक है, हाँ जी। मैं रोज 2-3 क्वेश्चन लाऊंगी, अब से मेरा आपसे वादा है, कल से 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, कल से 2-3 क्वेश्चन जो भी टॉपिक लाऊंगी उससे कर लूंगी। आ गया आ गया आ गया आ गया, धन्यवाद धन्यवाद जी। ये पहले बात पढ़ाई है अब। ठीक है, कोई नहीं, आ गया ना। बस नहीं आए तो भाई स्टूडेंट तो पूछेगा ही ना सवाल। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा ही ना सवाल। अब एक छोटी सी चीज और देख लो, जैसे मुख में कंपन होता है,
कंपन होता है क्योंकि स्वर तंत्रियां एक्टिव होती हैं। वैसे ही बेटा आवाज मुख में से बाहर आने के लिए आती है प्राणवायु। क्या आती है? प्राणवायु। जैसे मुख में कंपन होगा किसी स्वर के उच्चारण के समय, पर स्वर को बाहर मतलब किसी व्यंजन को बाहर आने के लिए प्राणवायु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? मुख से निकलने वाली हवा। प्राणवायु क्या होती है? पहले तो ये समझो, प्राणवायु क्या होती है गुड्डे? प्राणवायु होती है मुख से निकलने वाली हवा। मुख से निकलने वाली हवा। तो एक बात तो बिल्कुल श्योर है, वाली हवा। बिना हवा के व्यंजन तो बाहर नहीं, बिना हवा के वर्ण तो मुख से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, अंतर सिर्फ इतना हो सकता है बेटा, हाँ जी, अंतर सिर्फ इतना हो सकता है, या तो मुख से ज्यादा प्राणवायु बाहर आ सकती है या तो मुख से कम प्राणवायु बाहर आ सकती है। क्या आ सकती है? या तो मुख से कम प्राणवायु बाहर आ सकती है या तो मुख से ज्यादा प्राणवायु बाहर आ सकती है। मैंने क्या बोला कि अगर हम कुछ भी वर्ण, व्यंजन या वर्ण बोलेंगे तो मुख से प्राणवायु बाहर आएगी ही आएगी। व्यंजन प्राणवायु के साथ ही बाहर आएगा। कल ही करूंगी, है ना, एमसीक्यू भी कराऊंगी कल, ठीक है ना, बिल्कुल एमसीक्यू भी कराऊंगी। मैम मेरा नेम लीजिए। अच्छा ओके, जिया जिया जियाउल हक जी, आपका नाम मैंने ले लिया है। बताओ दीदी मेरा नाम नहीं लेते थे तू? हाँ जी, पढ़ो क्लास में। तो आप कहेंगे देखो, आप कहेंगे मैम या तो मुख से कम प्राणवायु बाहर आएगी तो हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कम प्राणवायु बाहर आएगी जिस वर्ण को बोलने में, वो हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण। और जिन्हें बोलते हुए मुख से ज्यादा प्राणवायु बाहर आएगी उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें हम कहेंगे महाप्राण वर्ण। उन्हें हम कहेंगे क्या? महाप्राण वर्ण। उन्हें हम क्या कहेंगे? ज्यादा प्राणवायु बाहर आएगी उन्हें कहेंगे महाप्राण वर्ण। क्या कहेंगे? महाप्राण वर्ण। समझे? कम प्राणवायु बाहर तो अल्प प्राण, ज्यादा प्राणवायु बाहर तो महाप्राण। कल मैं आपको पीवाईक्यू लेकर आऊंगी और साथ में अल्प प्राण महाप्राण करके ये टॉपिक आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे एक चीज और बतानी थी, थोड़ा सा मुझे इनका नामकरण और करना था, तो तुम हाँ जी निशा, कल मुझे इनका नामकरण और करता आना था, तो हो सकता है परसों की क्लास भी लग जाए, तो परसों हम फिर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे इसके। आपकी वर्णमाला में परसों की क्लास भी लिख सकती है, क्योंकि क्या रह गया है अभी तो मुझे व्यंजनों का जो अलग तरह का नामकरण होता है, वर्तस्य हो गया, लुंठित हो गया, पाशर्विक हो गया, वो कराना है। साथ में मुझे आपको प्राणवायु के आधार पर वर्ण कराने हैं। जैसे आप सघोष समझो, इतना टाइम लगाओगे, है ना, डायग्राम जरूर लिखना है, तो फिर टाइम लगेगा। और एक मुझे आपका र 4 तरह से प्रयोग होता है, रा भी कराना है, और मुझे आपके क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो ये परसों हो पाएगी वर्णमाला कंप्लीट, कल तो नहीं हो रही भाई, कल तो नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चंस भी चाहिए आप लोगों को। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? क्योंकि मैंने रिवीजन आपको इसका बहुत बार करा दिया, इसलिए मैं नहीं पलट रही हूँ, लेकिन हाँ ये बता देती हूँ, संयुक्त व्यंजन शाह कैसे बना है? का और शाह से मिलकर बना है। उच्चारण कंठ मूर्धा होता है, त्रा का दंत मूर्धा होता है, जा का होना तो तालु चाहिए था, ज्ञा का होना तो तालु चाहिए था, लेकिन ये रूढ़ हो चुका है, ज्ञा बोला जाता है इसे, तो ये अब कंठ तालु हो चुका है। अगला संज्ञा श्रा, शाह और रा से तालु और मूर्धा हो गया। ठीक है, चलो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? तो जिनके उच्चारण से में जीवा में क्या होता है? उछाल होता है, उन्हें हम उत्क्षिप्त कहते हैं, है ना रामाशंकर जी? चलिए पढ़ लो। और डा और ढा में जब हम अंकी बिंदी लगा देते हैं तो वो द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। ये कभी भी स्वर रहित नहीं होते। क्यों? कभी भी, सिर्फ एक अपवाद है जो टा में ट्रक वगैरह वाला होता है, मैं आपको बताऊंगी ट्रक में रेफ कैसे लगती है ना, क्रम में रेफ कैसे लगती है ना, आशीर्वाद में रेफ कैसे लगती है, और पूरा रा कैसे मिलता है। तो रा के 4 प्रयोग भी पढ़ाने, वो भी वर्णमाला में आते हैं। फिर वर्ण विच्छेद भी सिखाना है, परसों तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ कब? आप सभी से कल दोपहर 4 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद।